आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो है हाइट एंड डिस्टेंस इन वन शॉट। पिछले कुछ दिनों में ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट चला गया था, जिसके बाद मैं बोला था कि हाइट एंड डिस्टेंस वन शॉट आएगा, लेकिन कुछ देरी के कारण ये नहीं आ पाया था। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। 10th में जो बच्चे हैं वो कृपया ध्यान दें कि 10th में जो बच्चे हैं उनके लिए सारा प्लेलिस्ट बना के रख दिया गया है। हर एक चैप्टर का करीब करीब रियल नंबर हो गया, आपका पोलिनोमियल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, उसका आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और आपका हाइट एंड डिस्टेंस। टोटल 7 चैप्टर जो है लाइन से अरेंज करा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसी तरह एसएसटी में भी हमने करीब करीब 5-6 चैप्टर खत्म कर रखा है, जैसे कि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, डेवलपमेंट, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, और इस तरह के सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है। साइंस में भी हमने देखा तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटल अन मेटल, पीरियोडिक टेबल, कार्बन कंपाउंड, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म, उसके बाद आवर इन्वायरमेंट, उसके बाद हेरिडिटी, यानी करीब करीब जो है हमने साइंस और हिस्ट्री जो है करीब करीब 30% मैथ 30% और साइंस जो है 70% करीब करीब कम्प्लीट कर चुके हैं हम लोग। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे मैथ और हिस्ट्री का, और बिफोर दिसंबर, और आई थिंक बिफोर 2021 यानी कि 2021 के आने से पहले तक हम लोग वन शॉट जो है मैथ का, साइंस का और हिस्ट्री का ख़त्म कर चुके होंगे। रहा बात केमिस्ट्री का, सॉरी संस्कृत का, जो कि बच्चे सोच रहे होंगे कि कल वीडियो क्यों नहीं आया और आज क्यों नहीं आया अभी तक। बात दरअसल ये है कि संस्कृत में बच्चे इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। मुझे लगा था कि संस्कृत में बच्चों को काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए मैं वीडियो बनाना कर रहा था, लेकिन बच्चे वीडियो को देख नहीं रहे। एक दो बच्चे देख रहे हैं तो मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा, इसलिए मैं उसका फ्रीक्वेंसी को थोड़ा डाउन कर दूंगा। ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे चैनल पे मैं एक ऐसा चैनल बनाऊंगा जिसमें कि एकमात्र चैनल होगा जिसमें कि साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत पांचों सब्जेक्ट वाज टॉट बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ाया गया होगा हर एक सब्जेक्ट 10th का, ठीक है। उसके बाद 12th का भी चैनल है शुभम शिक्षा 2.0, उसमें भी देख सकते हैं आप। उसी तरह मैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों के तीनों पढ़ाऊंगा। बायो मेरे से नहीं होता, बिकॉज मैं पढ़ा ही नहीं इस बार 12th में, तो आपको नहीं पढ़ा सकता इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस इन वन शॉट। देखिए, जैसा कि जानते हैं इस वन शॉट में क्या होता है, हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद जो होगा क्रैश कोर्स ऑफ मैथ्स आएगा, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज एनसीईआरटी करते जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग कि इसमें जो पढ़ना है ना, हाइट एंड डिस्टेंस जो है 4 नंबर का एक ऐसा चैप्टर है इसमें कि आपको 4 नंबर छूटता है तो समझिए कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, ठीक है। बिकॉज द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन छूटने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है, बिकॉज बच्चा नहीं समझ पाता है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बहुत दिक्कत होता है, इसलिए समझिएगा ध्यान से। इसमें 3 बातें मेन है। पहला है लाइन ऑफ साइट, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, और तीसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, देखिएगा। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रोन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर कौन होता है, जो देखता है, वहां से लेकर के जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस वहां तक के एक रेखा से मिलाइएगा, उस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ साइट। यानी कि आपको देखने की जो जो लाइन होगी ना, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उस लाइन को आप देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अगला बताता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, एलिवेटर सुने हैं नाम, एलिवेटर जो कि ऊपर उठाता है। इतना रखिए, इतना याद रखिएगा कि एलिवेशन यानी कि ऊपर उठना, यानी द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट से ऐसा एंगल बनना विथ द हॉरिजॉन्टल। यानी कि अगर आपका लाइन ऑफ साइट मान लीजिए कि ऐसा है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल ऊपर की तरफ बनाएगा, एभव, व्हेन इट इज एभव द हॉरिजॉन्टल लेवल, एभव बनाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी क्या है, ये एलिवेट हो रहा है, ऊपर उठ रहा है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ है, कुछ यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया, कितना एलिवेट हो गया, एलिवेट होते जा रहा है, इतना मतलब टोटल 90 डिग्री एलिवेट हो गया यहाँ पे, तो है कि नहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, पहला वाला फिगर। इसमें क्या है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है एभव, मतलब कि ऊपर की तरफ, इसका बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरा आता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो क्या देखिएगा, डिप्रेस करना, यानी कि आप दबा देना। क्या होता है, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल के बिलो है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, इसके बिलो है ना, नीचे देखिए नीचे है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लाइन ऑफ साइट था, इसके ऊपर था, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझे कि नहीं समझे, ये 2-3 बात है। नोट में क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब बढ़ता है व्हेन यू मूव टुवर्ड परपेंडिकुलर लाइन एंड वाइस वर्सा। जब हम लोग
परपेंडिकुलर लाइन जो है यानी कि इस लाइन जो है इसके तरफ बढ़ेंगे ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। इसे समझने के लिए क्या समझिए कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसको आप दूर से देख रहे हैं, तो आप इसको आराम से देख पाइएगा। जैसे इस बिल्डिंग के नज़दीक आइएगा आपको आपके सर की टोपी गिर जाएगी आपको देखने में, और बिल्डिंग के नज़दीक आ जाइएगा तो आपको हो सकता है कि ऊपर का टॉप माला दिखे ही नहीं, और नज़दीक आ जाइएगा तो हो सकता है कि आपको बिल्डिंग का चौथा माला भी ना दिखे, और नज़दीक आने पर पहला ना दिखे, और पूरा अंदर आने पर तो सिर्फ एक मंजिल दिखेगा जिसमें आप घुस गए हैं। ठीक है, यानी जितना दूर रहिएगा उतना ज़्यादा कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट दूर से दिखता है, लेकिन नज़दीक आने पे इतना ऊंचा हो जाता है कि आपको दिखता नहीं। इसीलिए बताया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इंक्रीज करता है। नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, लंबा लाइन जो खड़ा हुआ है उसके साथ हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, उसके तरफ बढ़ते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और उससे दूर हटते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर जाता है। इसलिए आपको कोई बड़ा चीज़ देखना है तो आप दूर से देखिए, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, छोटा होगा। आप आराम से उसको देख सकते हैं बिना आँख तने हुए। ठीक है, अगला क्या है कि अगर हाइपोटेनस डबल होता है और डिस्टेंस होता है डबल ऑब्जर्वर से फुट का, तो जो एंगल है ना वो सेम रहेगा। नहीं समझे बात, देखिएगा। अगर जो ये क्या है हमारा, जो है ये है हमारा हाइपोटेनस, ये क्या है हमारा डिस्टेंस, किससे, फुट से। ठीक है, अगर ये दोनों बढ़ता है, मान लीजिए ऐसा हो गया, दोनों डबल हो गया, यानी कि जितना था उससे डबल हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर यहाँ एक्स था, एक्स डिग्री, तो यहाँ भी एक्स डिग्री ही होगा। ऐसा इसलिए आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री में ही कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड नहीं करता है साइज ऑफ ट्रायंगल पे, वो डिपेंड करता है सिर्फ एंगल पे। ठीक है, अगला क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। नहीं समझे बात, देखिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ई, प्लस एंगल ऑफ डेरिवेशन डिप्रेशन जो होगा वो कितना होगा, दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। यानी जितना आप एलिवेट करेंगे उतना ही ना आप डिप्रेस होंगे। नहीं समझे बात, समझिएगा। एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ मैं, देखिएगा। देखिएगा, अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लेवल से डाउन गए तो हो गया आपका ये डिप्रेशन, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से आप अप गए तो हो गया आपका एलिवेशन। तो ये एंगल जो है डिप्रेशन एलिवेशन बराबर होगा कि नहीं होगा, इसलिए बराबर होगा बिकॉज दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर है। यानी E इज इक्वल टू डी, और ई डी मिलकर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको कि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगला क्या है कि अगर सन का एलिवेशन अगर बढ़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इंक्रीजेज, देन द टावर, मान लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एवं टावर डिक्रीज कर रहा है। अगर मान लीजिए कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के साथ वो डिक्रीज कर रहा है, तो शैडो का जो लेंथ होगा ना वो इंक्रीज करेगा। समझे, अगर अगर जो आपका शैडो है टावर है, अगर यहाँ पे सन है, सन का एलिवेशन जो है अगर डिक्रीज कर रहा है, अगर एलिवेशन डिक्रीज कर रहा है तो लेंथ बढ़ते जाएगा। ठीक है, बिकॉज सन यहाँ पे दूरी घटेगा तो लेंथ क्या होगा, लंबा होते चला जाएगा। सीधा रहेगा तो लेंथ कम रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखिएगा। अ स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द थंडरस्टॉर्म, एक बारिश में क्या हो गया कि पेड़ जो है टूट गया। द ब्रोकन पार्ट इज बेंट इन सच अ वे दैट द पीक ऑफ द ट्री, पीक मतलब क्या था, ऊंचाई, यानी कि ट्री का जो ऊंचाई है ना वो क्या हुआ, जमीन में सट गया। जमीन सटने से क्या होगा कि एंगल जो बनाया था वो 60 डिग्री बनाता है, जो कि 2√3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, आप पूरे ट्री की हाइट को बताइए कितना हाइट रहा होगा। ठीक है, बात क्या है कि स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द थंडरस्टॉर्म, एक बार एक आंधी के झोंका में एक लंबा सा ट्री जो स्ट्रेट ट्री था वो टूट गया। टूट करके इस तरह से लटका, इस तरह से लटका कि इसका जो टॉप था ना ट्री का जो टॉप था, देखिए ये टॉप जो था वो आके नीचे से जमीन में सट गया। और जमीन में सटने के बाद क्या बना रहा है, और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 2√3 के डिस्टेंस पर। ठीक है, एक पेड़ था, मान लीजिए कि ये रहा पेड़ आपका। ठीक है, ये पेड़ था, ये टूटा, टूट के क्या हुआ, इसका तना यहीं रह गया और इसका जो मुंडी है, मुंडी के साथ ऐसे लटक गया। ठीक है, लटकने पर ये जो दूरी था 2√3 का दूरी था, और जो एंगल बना रहा था वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो आपको फाइंड करना है कि टोटल हाइट क्या था ट्री का, यानी कि ट्री जो था, जो टूटा हुआ पार्ट है ये, प्लस ये जो खड़ा पार्ट है, वो दोनों का हाइट कितना रहा होगा, ट्री कितना बड़ा रहा होगा, जो यहाँ से टूटने पर लटक जाने पर 60 का एंगल बना रहा है और 2√3 का डिस्टेंस पर जाके गिरा हुआ है। ठीक है, इसके लिए क्या करिएगा आप, देखिए आपको पता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा बी डी दिया आपको 2√3, ठीक है दिया ना। और आपको ये पता चल जाए सी बी कैसे पता चलेगा, देखिए सी बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, बी डी क्या है आपका, बेस है, कितना दिया है 2√3, आपको बेस दिया हुआ है।
तो P और B किस फॉर्मूला में आता है? tan में, टाइटली पुल्ड बैक P बाई बी, tan में आता है। तो आप जानते हैं ना tan 60 लिख सकते हैं, tan 60 इज इक्वल टू P यानी कि CB बाई B यानी कि BD। तो tan 60 कितना होता है? tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो ऐसे काट सकते हैं, √3 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू CB बाई बेस कितना है? 2√3, 2√3। तो ऐसे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 मीटर हो जाएगा। देखिए ना, इन ट्रायंगल CBD tan 60 कितना होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर नहीं पता था, बेस पता था 2√3, tan 60 का वैल्यू पता था, लिख दिए √3। तो ऐसे P मिल गया। P कितना मिला? 2√3 इंटू √3 यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 मिला। यानी इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वो कितना है? 6 है। ठीक है, ये 6 है, ये 2√3 है। तो ये तो आप निकाल लीजिएगा या तो पाइथागोरस थ्योरम से या साइन 60 से। साइन 60 क्या होता है? P बाई एच। तो क्या हो जाएगा? साइन 60 इज इक्वल टू P बाई एच। साइन 60 कितना होता है? √3 बाई 2 इज इक्वल टू P कितना है? 6, H नहीं पता। तो क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 बाई √3 यानी कि 4√3 आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4√3 मतलब कि 6.928 मीटर। यानी हमें ये मिल गया 6, ये मिल गया 6.928। तो टोटल कितना हो गया? 12.928। यानी कि ट्री का जो टोटल हाइट था, कितना हाइट था? 12.928 हाइट था, जो कि टूट करके 6.928 जो है नीचे गिर गया। एक बार फिर समझिए कि एक स्ट्रेट ट्री था, जो कि क्या हुआ कि आधा पर से टूट के लटक गया। लटकने पे क्या हुआ कि जो लटका ना, वो 2√3 के दूरी पे लटक गया, और जो एंगल बनाया वो 60 का एंगल बना दिया। तो हमें क्या चाहिए कि आप पूरा हाइट बताइए पहले कितना था। तो हमने क्या किया, पहले ये वाला निकाल लिया। ये कैसे निकलेगा? ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा ये बेस है। इसी दिन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, इस तरह के फॉर्मूला क्वेश्चन करने के लिए। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का और काम है क्या? तो जानते हैं कि P और B का जो फॉर्मूला tan में आता है, तो tan 60 क्या हो जाएगा? P, और B कितना दिया है? 2√3 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि tan 60 √3 होता है, तो √3 इज इक्वल टू P बाई 2√3। तो ऐसे P कितना हो जाएगा? 6, यानी कि हमें ये 6 मिल गया। जैसे 6 मिला तो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, या अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग साइन 60 जानते हैं तो क्या होता है? साइन 60 P बाई एच। तो P 6 पता चल गया, साइन 60 जानते हैं √3 बाई 2 होता है, तो ऐसे एच निकल जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू डालिएगा आपका एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो एच कितना निकला हमें? एच जो मिला वो मिला 12.928 मीटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड। एक टॉप है, एक 16 मीटर का दीवार है और एक 10 मीटर का दीवार है, दोनों के टॉप को ना कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक वायर से। ठीक है, इफ द वायर मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देखिएगा हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसे 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, एक 16 है, ये 10 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा तब ना ये 10 होगा। अरे 10 10 20, 16 पुराना है इसको, तो यहाँ तक तो 10 दोनों होगा ना, ये बचा 6। अच्छा, हमें पता करना है क्या कि लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि आपको एच पता करना है, ये वाला पता करना है कितना होगा। ठीक है, तो अब अगर आपको ये वाला पता चल जाए, ये वाला, या फिर सीधे आपको पता है साइन का फॉर्मूला लगाइए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई एच। साइन 30 पता है कितना होता है? 1/2 होता है। P पता है कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। एच नहीं पता है ना, एच रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू 12, यानी कि इसका जो वायर का जो हाइट है वो कितना है? 12 मीटर है। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए इस फॉर्मूला से, एक एक लाइन में, या आप कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल, और ऐसे करके पूरा का फॉर्मूला देख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। एक बार BC निकाल देंगे, जितना BC होगा उतना ED होगा, और इसके बाद ये निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इतना नहीं करना है तो सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, उसका फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और एक लाइन में आंसर पाइए। समझे? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ 2 टावर्स ऑफ हाइट H1 एंड H2 आर सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फीट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ H1 H2। एक जो बिल्डिंग है वो H1 हाइट का है, एक जो बिल्डिंग है वो H2 हाइट का है। ठीक है, दोनों जो है किसी बीच पॉइंट से 60 और 30 का एंगल बनाता है। तो क्या बताइए कि जो बड़ा जो है
वो 60 पर एंगल बनाएगा कि छोटा वाला जो है 160 बनाएगा? ऑफकोर्स सी बात है, जो बड़ा होगा उसके नज़दीक जाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा ना, अभी पढ़े थे। तो ये 60 होगा और ये कितना होगा, ये 30 होगा। ठीक है, आपको पता करना है H1 H2 का वैल्यू, तो आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए, आप जानते हैं कि बोला गया है कि बीच वाला पॉइंट में है। तो अगर बीच वाला पॉइंट में है तो आप गौर कीजिएगा, अगर ये x है तो ये भी तो x होगा, क्योंकि ये तो बीच में है ना। अब देखिए, आपको पता है साइन 60 कितना होता है, या फिर कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है, सॉरी टेन, टेन निकालिए, टेन निकालिए ज़्यादा फायदा होगा, या फिर कॉस निकालिए ना। देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कॉस बेस परपेंडिकुलर क्या चाहिए आपको, गड़बड़ हो गया लगता है, मैंने कॉस निकल के बना दिया है, कॉस से नहीं बनेगा, किससे बनेगा ये, पी बाई बी, टेन से बनेगा ना, टेन से। तो क्या हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा टेन 60 इजकल टू टेटली पुल्ड, यानी कि H1 बैक बाई एक्स। एक जगह हो जाएगा टेन 30 इजकल टू क्या हो जाएगा, H2 बाई एक्स। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा H1 बाई टेन 60। अगर ऐसा लिख देंगे, अगर देखिए यहाँ पे क्या मिला, हमें क्या मिला, मिला हमें टेन 60 इजिकल टू H1 बाई एक्स। यहाँ पे क्या मिला, टेन 30 इजिकल टू H2 बाय एक्स मिला। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू हो जाएगा H1 बाई टेन 60 कितना होता है, √3, तो H1 बाई √3। और यहाँ पे वैल्यू लिख दिए तो क्या हो जाएगा, टेन 30 होता है 1 बाई √3 इजिकल टू H2, एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, H1 बाई √3 ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू H2 इंटू 3, यानी कि 1:3 क्या है, इसका रेशियो है, क्या रेशियो है, 1:3 इसका रेशियो है। ये जो बनाया हुआ पहले से वो गलत है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, बाद में बनाने में उसमें हो सकती त्रुटि हो गई हो मेरे से। यह क्या होगा, एक बार आप टेन 60 निकाल लिए इस साइड के एंगल के लिए, जैसे ये था ना, एक ऐसा था ना, दोनों ऐसा था, इसके लिए आप एक बार टेन निकाल लिए और इसके लिए निकाल लिए। चूँकि दोनों बराबर है, एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। जैसे इसका वैल्यू डालें इसमें, हमें क्या मिल जाएगा, H1 इज टू H2 निकालना है ना, तो क्या करेंगे, H1 इधर भेज देंगे, H2 नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1:3 नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा, 1:3 रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, ये कॉस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टेन से काम करना चाहिए हमें था, टेन से काम करना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें, कि द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पिलर्स इज 100 मीटर। एक दो वर्टिकल पिलर जो है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर डिस्टेंस है। एंड द हाइट ऑफ वन ऑफ देम इज डबल ऑफ द अदर। और एक का हाइट अगर h है तो दूसरे का हाइट क्या है, 2h है। दोनों क्या है, 100 मीटर की दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब क्या, 50 इधर 50 इधर। तो वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जो एलिवेशन होगा, ऐसा वाला एलिवेशन, वो क्या है, फिर कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, एक अगर थीटा है दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, इसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक थीटा एक 90 माइनस थीटा है, तो फाइंड देयर हाइट, आप इसका हाइट बताइए कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या देखिएगा, कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, देखिएगा ए बी ओ, इस ट्रायंगल में देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 50, यानी कि h/50। तो कॉट क्या हो जाएगा, 50/h। दूसरे ट्रायंगल में आइए, दूसरे ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ओ, इसमें देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सी डी यानी कि 2h बाई ओ डी यानी कि 50। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉट थीटा है 2h/50, यहाँ पे कॉट थीटा है 50/h, यानी दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, 2h/50 इज इक्वल टू क्या है आपका, h/50/h के बराबर है। 2h/50 इज इक्वल टू 50/h के बराबर है। तो ऐसे क्या कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको आंसर मिलेगा क्या, आंसर मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h² इज इक्वल टू 2500, यानी कि √2h इज इक्वल टू √2h इज इक्वल टू आपका 50, देयरफॉर h इज इक्वल टू 50/√2 और 25√2। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा देख लीजिए जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नज़र में लगता है ये क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें दोनों आता है, डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों आता है। ठीक है, या डिप्रेशन ही आता है, देखिएगा क्या है, एन एरोप्लेन इज एट एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर। एक एरोप्लेन जो है 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड इट, दो जहाज जो है इसके तरफ बहते हुए आ रहा है। इस जहाज तो पानी में नहीं होगा ना, यहाँ तो एरोप्लेन यहाँ पे होगा। तो एरोप्लेन मान लेते हैं पॉइंट बी पे है और जहाज एक डी पे है, एक जहाज जो है सी पर है। ठीक है,
सेम डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 and 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोथ शिप्स। आपको इन दोनों शिप के बीच में कितना दूरी है वो बताना है, कि दो शिप को है क्या है, दो जहाज जो है, पानी का जहाज जो है हवाई जहाज के सामने सामने आ रहा है, ठीक है। एक सी पॉइंट पे है, एक डी पॉइंट पे है। तो जो जहाज है ना वो देखता है नीचे की तरफ, तो उसको दो जहाज मिलता है। एक जो मिलता है क्या मिलता है, ये जो बड़ा वाला मिलता है, कितना मिलता है, 60 में मिलता है। और छोटा वाला कितना मिलेगा, 30 में मिलेगा। ऐसा क्यों लिखे बताइएगा, सोचिएगा। अगर जो है ये पूरा यहाँ पे आता तो कितना होता है, 90 हो जाता। यानी कि जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल से हम लोग नीचे आते जाएंगे एंगल बढ़ते जाएगा। इसीलिए मैंने इस वाले को 30 लिखा है और इस वाले को 60 लिखा है, बिकॉज और आगे जाएगा तो 90 हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, बिकॉज ये पैरेलल लाइन है। देखिए यहाँ पे ये 30, ये लाइन, तो ये भी 30, ठीक है। उसी तरह उसी प्रकार अगर ये लाइन है, ये लाइन है, ये वाला एंगल है, ये अगर 60 तो ये भी तो 60 होगा ना, मिल गया। तो हमें नीचे भी 30, नीचे भी 60, ऊपर भी 30, ऊपर भी 60 मिल चुका है। अब क्या करना है, हमको निकालना है ये डी सी, यानी कि वाई निकालना है, कि दोनों शिप्स में कितना दूरी है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं हम लोग क्या, tan 60, तो tan 60 से हमको x मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखिएगा यहाँ पे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 1200, और बेस कितना है, x है बेस। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 1200 बाई एक्स। देयर फॉर एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, x मिल गया हमको 400√3, मिला ना काटने पर। और जैसे हमें 400√3 मिला x जैसे मिल गया, x को रहने देंगे। अब क्या करेंगे, BAD देखेंगे, यानी कि टोटल एंगल देखेंगे, BAD ये वाला। अब क्या करेंगे, निकालेंगे tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 1200, बेस कितना है इसका, पूरा बेस है, यानी कि x प्लस वाई बेस है। हमको पता है कि tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 1200 बाई एक्स प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1200√3। हमें x पता है 400√3, y मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यहाँ से y मिल जाएगा 200√3। देयरफॉर y इक्वल टू 800√3। 1200√3 में से 400√3 घट गया, क्या बचा 800√3, यानी कि y का वैल्यू कितना है 800√3। यानी कि दोनों जो शिप्स हैं वो आपस में 1385.6 मीटर दूर है, बिकॉज √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, ठीक है। यानी कि दोनों जहाज जो है आपस में 1385 मीटर दूर है, यानी कि 1.38 किलोमीटर दूर है आपस में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छठा टाइप का क्वेश्चन, कि फाइंड द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। आप 7 मीटर हाई की बिल्डिंग से टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर के सबसे टॉप का एलिवेशन 60 है, और डिप्रेशन जो है उसके पैर का 45 है। नहीं समझे बात, समझिएगा। आप एक छोटे से छत पे चढ़े हुए हैं, आपको एक बड़ा सा केबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस केबल को आप देखते हैं ना, तो आपके जो आँख का जो एंगल बनता है ऊपर देखने में वो 60 बनता है, और अगर आप नीचे देखते हैं तो आपका बनता है 45, ठीक है। उसके जड़ में देखते हैं तो 45 एंगल बनता है, ठीक है। आपको बताना है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, की हाइट का जो ऊंचाई हो कितना होगा, ठीक है। देखिए आपको ये पता है 7, तो आपके अनुसार ये भी तो 7 होना चाहिए, ये भी 7 हो जाएगा। आपको ये एंगल पता है 60, ये पता अगर मान लीजिए इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो अगर x मान के करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, देखिए चूंकि ये वाला एंगल 45 दिया हुआ है, लेट मी जूम इन, ये वाला 45 दिया हुआ है, 45 ये वाला, तो ये भी 45 होगा। ये 7 है तो x निकल जाएगा tan 45 से, क्या होता है tan 45 इजिकल टू परपेंडिकुलर कितना है 7 बाई एक्स। tan 45 कितना होता है 1 होता है, 1 इजिकल टू 7 बाई एक्स। देयरफॉर x इजिकल टू 7, यानी कि ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये भी 7 होगा, यानी कि स्क्वायर मिल गया ये तो। अच्छा ये 7 मिल गया, यहाँ निकालेंगे tan 60, tan 60 क्या हो जाएगा, देखिएगा हो जाएगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका है h-7 बाई बेस कितना निकला है, अभी बेस निकला है 7। आपको पता है tan 60 होता है √3, तो 7√3 इक्वल टू h-7, देयरफॉर h इक्वल टू 7 इंटू 1-√3, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 7√3 प्लस 7, यानी कि 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा उसका, ठीक है। ऐसा करके आप निकालिएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत थोड़ी होगी।
बिकॉज आपको एंगल समझने में दिक्कत होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझिएगा यहाँ पे क्या, फिर से समझा तो एक बार कि हमने ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए पढ़ा था, इसी दिन के लिए पढ़ा था, इसका इस्तेमाल करने के लिए। देखिए tan 45 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 7 बाई बेस यानी कि x, यानी कि tan 45, वेट अ मिनट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कि tan 45 इजकल टू परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना है x। जानते हैं कि tan 45 1 होता है, तो 1 इजकल टू 7 बाई एक्स, तो ऐसे x ऊपर चला गया 7 नीचे, तो क्या हो जाएगा x इजकल टू 7, यानी x का वैल्यू मिल गया हमको 7 मिल गया। अच्छा ये 7 था तो ये 7 था, ये 7 मिल गया तो ऊपर वाला भी 7 होगा, ठीक है। अब दोनों से चारों 7 का हो गया, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा इस एंगल में कि आपको tan 60 पता है कितना होता है, आपको ये 7 पता है, तो क्या x नहीं निकल जाएगा, निकलेगा। वो कैसे निकल, देखिए अब लिखेंगे ऐसे कि tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, पता है ये हाइट कितना है, ये हाइट उतना ही ना होगा जितना कि h हाइट पूरा था, उसमें 7 ये है, तो ये कितना होगा h माइनस 7। अरे 15 मीटर का डंडा था, 7 मीटर का डंडा कोई चुरा लिया तो कितना बचा, 8 मीटर का डंडा बचा ना, तो क्या हो जाएगा 7 मीटर, 7 माइनस, सॉरी h माइनस 7। तो लिखेंगे tan 60 इजकल टू h माइनस 7 डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे, बेस, बेस कितना है 7। हम जानते हैं कि tan 60 होता है √3, तो √3 इजकल टू h माइनस 7 बाई 7, यहाँ से क्या हो जाएगा h इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, h इजकल टू 7√3 प्लस 7 हो जाएगा, या 7 कॉमन निकलने तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन निकलने के बाद √3 प्लस 1, यही तो आंसर था h इजकल टू, ठीक है। यानी कि इतना मीटर जो है इसका हाइट रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, और मेरे अंदाज से सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल जो है इस चैप्टर में 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपसे हाइट पूछ लेगा, एक आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ लेगा, एक आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा, एक आपसे बिल्डिंग का हाइट पूछ लेगा, एक आपसे फुट का हाइट पूछ लेगा, एक आपके लेंथ पूछ लेगा, एक आपसे जो रेशियो पूछ लेगा, एक आपसे दोनों शिप का डिस्टेंस पूछ लेगा, और लास्ट जो है एलिवेशन ऑफ सन पूछ लेगा। और देखिए कैसा क्वेश्चन आता है इसमें से कि द शैडो ऑफ ए टावर इज 30 मीटर लॉन्ग। एक जो शैडो है ना, टावर मान लीजिए टावर है, इसका जो परछाई है ना, परछाई शैडो, वो 30 मीटर लंबा है, ठीक है। अब चूंकि सन इधर है तो शैडो इधर ही होगा ना, ठीक है, होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो, तो बहुत पूछ रहा है कि शैडो का लेंथ कितना होगा जब सन का जो एलिवेशन है ना 60 हो जाए। यानी पहला बात कि सन का एलिवेशन अगर 30 है, 30 एलिवेशन है तो 30 मीटर का हाइट है, 60 एलिवेशन का तो कितना हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे, हमको नहीं पता कि कितना मीटर हाइट होगा, तो क्या करेंगे, बी सी इक्वल टू 30 पता है, टोटल टोटल पता है 30, टोटल 30 पता है, एंगल ए सी बी पता है 30 डिग्री, और एंगल ए डी बी पता है 60 डिग्री, पता है ना। अब देखिए निकालते हैं ऐसे, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी इसमें बात करते हैं, क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि हाई एच बाई बेस यानी कि 30, तो एच क्या हो जाएगा 30 बाई √3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10√3, यानी कि इसका जो हाइट हो जाएगा 10√3। अब 10√3 पता है, आपको एंगल 60 पता है, तो क्या एक्स नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, फिर tan 60 लगा देंगे, क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू 10√3 बाई एक्स, पता है tan 60 √3 होता है, तो √3 इजकल टू 10√3 बाई एक्स, √3 से √3 कट जाएगा तो x इजकल टू 10, समझे। यानी कि जो x रहा होगा वो 10 मीटर का होगा, यानी कि जब सन का जो एंगल है जब 30 डिग्री के एंगल पर था तो 30 मीटर का लंबा लाइन बढ़ता था, जब 60 पे आ जाएगा तो जो लेंथ बनेगा ना वो 10 मीटर का लेंथ बनेगा, समझे। ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा था। तो ये चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह से और वन शॉट देखने के लिए आप देखते रहे सोम शिक्षा के यूट्यूब चैनल को। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जो टॉपिक समझ में आया होगा, सारा जो क्वेश्चन करवाया गया सातों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी करते हैं और मेरे स्टडी मटेरियल को सॉल्व करते हैं, आई गारंटी कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी करने के बाद अगर स्टडी मटेरियल करते हैं तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज स्टडी मटेरियल में क्या है कि सब कुछ अरेंज करके दिया गया है, जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह का अरेंजमेंट दिया गया है। सभी क्वेश्चन को सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन जो है उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, कुछ फालतू क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे आपको बाकी सब बुक में दिया रहता है, बहुत मोटे मोटे बुक्स में रहते हैं कि बहुत सारे पुलिंदा क्वेश्चन करने रहते हैं, उतना नहीं करने का समय है। आपको कुछ गिनती क्वेश्चन करना है जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से छाट के रखा हूँ, आपको वही करना है। चलिए स्टडी मटेरियल लेना ना लेना आपके बात आप में डिपेंड करता है, मुझे जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँगा। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए
और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।